गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द सिविल चौपाल। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि सिविल चौपाल अब अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज ला रहा है। ये आपके टीओ एटीओ के लिए होगा और प्लस जितने भी आपके सिविल सर्विसेज के पेपर होते हैं और एचसीएस खासकर एचसीएस प्रीलिम को ध्यान में रखकर और टीओ एटीओ को ध्यान में रखकर ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज लाई गई है। ये हम सब्जेक्ट वाइज रखेंगे, जैसे पहले पॉलिटी कर रहे हैं फिर जियोग्राफी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द खत्म कर दें आपके पेपर से एक डेढ़ हफ्ते 2 हफ्ते पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत पॉलिटी से कर रहे हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 प्रियम्बल के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो और आपको ये याद रखना है कि ये इसमें जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं हमने सिविल चौपाल की टीम ने, ये क्वेश्चंस आपके ऐसे सेट किए गए हैं कि आप लर्निंग ज़्यादा कर पाएँ। तो ये आपका कोई नॉलेज टेस्ट नहीं होगा। अभी ये लर्निंग करने के लिए चीज़ें हैं कि जिन बच्चों ने पहले एक बार पॉलिटी को कर रखा है तो वो उनको अच्छे से रिवाइज कर पाए और उनको पता लग पाए कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो उनके पेपर में काम आएंगी। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं जो एचपीएससी और यूपीएससी बार बार पूछती आ रही है अपने पेपर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में पूछा गया प्रेम्बल के बारे में। देखिए मोस्टली प्रेम्बल से जो क्वेश्चन आते हैं एक तो वर्डिंग पे आते हैं कि प्रियम्बल जो है, जो प्रस्तावना है उसके जो शब्द होते हैं, जो वर्डिंग्स होते हैं उन पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि देखिए ये प्रियम्बल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया जो रेड कलर में है, देखिए रेड कलर वाले ये। फिर सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वर्ड्स आपको ऐसे कैसे याद करने होते हैं, इनकी सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। प्लस जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि जस्टिस पूछ लेते हैं वो कि कितने प्रकार का जस्टिस दिया गया है अपने प्रियम्बल में। तो 3 प्रकार का दिया गया है, एससीपी से याद रख सकते हो आप लोग। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। फिर पूछते हैं कि लिबर्टी कितने प्रकार की है। तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये लिबर्टी दी गई है। ये भी सीक्वेंस आपसे पूछ लेते हैं। तो वो एक बार क्वेश्चन में पूछा यूपीएससी ने कि इकोनॉमिक लिबर्टी प्रियम्बल में शामिल है या नहीं है, तो इसका आंसर था नो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रियम्बल के बारे में। और जो क्वेश्चन आते हैं प्रियम्बल से, वो क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसका जवाब है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सीधे रूप से तो नहीं दिखता, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ऐसे पार्ट में प्रियम्बल नहीं है। लेकिन प्रियम्बल केशवानंद भारती केस के बाद, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कह दिया कि प्रियम्बल संविधान का महत्वपूर्ण पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना केशवानंद भारती केस के बाद संविधान का पार्ट है। इससे पहले एक केस हुआ था, बेरुवाड़ी केस, ये याद रख लेना आप लोग, कई बार पूछ लेते हैं। बेरुवाड़ी केस 1960 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद ये हो गया कि अब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है कि क्या प्रियम्बल में आप अमेंड कर सकते हो, प्रियम्बल को आप चेंज कर सकते हो, प्रियम्बल अमेंडेबल है या नहीं है, प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है या नहीं है। तो इसका आंसर भी आपको इसी में मिलेगा जब आप आर्टिकल 368 को देखेंगे। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट हैज पावर, यानी कि संसद के पास पावर है कि वो किसी भी पार्ट को, संविधान के किसी भी पार्ट को, एनी पार्ट को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो किसी पार्ट को चेंज कर सकती है। तो अभी आपको इसका जवाब भी मिल गया होगा, क्योंकि प्रियम्बल को पार्ट मान लिया गया कब से, केशवानंद भारती केस से। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, तो इसको भी चेंज किया जा सकता है केशवानंद भारती केस के बाद। तो आप देखना, जो प्रियम्बल में पहली अमेंडमेंट हुई है, पहली और आखिरी अमेंडमेंट अभी तक एक ही अमेंडमेंट हुई है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ये याद रखना है आप लोगों को। तो केशवानंद भारती केस के बाद ही हुई है, यानी केशवानंद भारती केस 1973 में था, 1976 में अमेंडमेंट हुई है। तो जो अब देखना कौन से चेंज हुए हैं। ये 1950 की ओरिजिनल जो प्रियम्बल है वो ऐसी दिखती थी। इसमें देखना आपको 3 वर्ड मिसिंग मिलेंगे। सोशलिस्ट वर्ड आपको नहीं मिलेगा, समाजवादी जिसको कहते हैं। सेकुलर वर्ड आपको नहीं मिलेगा, जिसको हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। और एक इंटीग्रिटी वर्ड नहीं मिलेगा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखिए अब यहाँ पे इंटीग्रिटी है, सोशलिस्ट है और सेकुलर है। ये 3 वर्ड्स 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़े गए, ये आपको याद रखना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रियम्बल इज कंसीडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल सही बात है। ये केशवानंद भारती केस 1973 के बाद प्रियम्बल को संविधान का पार्ट मान लिया गया, पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर दूसरी स्टेटमेंट देखिए, यही पूछा है कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है क्या पार्लियामेंट के आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 368। यानी ये भी याद कर लेना है आपको कि आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है, अमेंडमेंट से रिलेटेड है, कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राज्य की विधानसभा है, उनको ये पावर नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट को है कि वो संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है।
बट इट कैनॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। केशवानंद भारती केस में ही बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी थी। संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था कि जिसके अनुसार आप जो बेसिक आइडिया है संविधान का उसको चेंज नहीं कर सकते, बाकी पार्लियामेंट किसी भी चीज को चेंज कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को सेट करने के लिए पूछा गया है कि प्रीएम्बल में जो भी ये वर्ड्स हैं इनको आप सेट कर दीजिए सीक्वेंस में। तो देखिए सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हाँ ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। आपको ऐसी की ऐसी सीक्वेंस याद करनी होती है सारी चीजों की। फिर ये पूछ रहा है कि लिबर्टी कितनी कितनी दी गई है, तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप बिल्कुल सही है। वो कई बार ऐसे कर देते हैं यहाँ पे एक और दे देंगे, जैसे इकोनॉमिक लिबर्टी लिख देंगे, सोशल लिबर्टी लिख देंगे। तो इससे आपको बचना है कि जो प्रीएम्बल में जो वर्ड्स हैं आपको ऐसे कैसे याद करने हैं, इससे क्वेश्चंस आपके सीधे के सीधे बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम चीजों को लर्निंग करने के लिए क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। हाँ, और एक और बात है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देख लेना है कि उसमें सही पूछा है या गलत पूछा है। कई बार क्या होता है कि वो पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट पूछा होता है और हम करेक्ट लगाते हैं। तो इसके लिए एक अच्छा तरीका ये है, हम अपनी पढ़ाई में करते थे शुरुआत में, आप जब भी करेक्ट या इनकरेक्ट है तो उसको सर्कल कर लीजिए, ऐसे सर्कल कर लीजिए पेन से अपने पेपर में। तो इससे जो आपकी सिली मिस्टेक है 1-2 नंबर बच जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें किसके बारे में पूछा गया है, तो फंडामेंटल राइट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तो रूल ऑफ लॉ के बारे में। पहले हम टॉपिक को देखेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है और 335 आर्टिकल हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए इनके बारे में ही चर्चा करते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में, तो रूल ऑफ लॉ प्रोफेसर डाइसी के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, ये रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल दिया गया था। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि सुप्रीमेसी लॉ ऑफ लॉ होती है, यानी कि किसी की भी ऊपर नहीं होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है, किसी की कोई पावरफुल आपको व्यक्ति दिख रहा है तो कोई भी ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर लॉ है। इसको विधि की सर्वोच्चता हिंदी में कहते हैं, विधि की सर्वोच्चता। यानी कोई कितना पैसे वाला है, कोई कितनी पावर रखता है, कोई ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर लॉ की चलेगी। सब लॉ के सामने छोटी हैं। नो वन अबव द लॉ, ये स्टेटमेंट कहती है रूल ऑफ लॉ की। इसका जो सेकंड चीज कहती है वो कहती है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं, चाहे कोई राजा है, रंक है, गरीब है, अमीर है, सारे व्यक्ति लॉ के सामने बराबर हैं। विधि के सामने सभी लोग एक जैसे नजर से देखे जाएंगे, ये रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल कहता है। और कहता है कि जितने भी सिविल राइट्स होते हैं, व्यक्ति के नागरिक अधिकार होते हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए लॉ होते हैं। पर्सनल लिबर्टी की रक्षा करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं ये लॉ। ये बातें रूल ऑफ लॉ कहते हैं कि लॉ क्या करेगा, व्यक्तियों की रक्षा करेगा, व्यक्तियों के हितों की रक्षा करेगा, उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम 335 आर्टिकल को भी इसी स्लाइड पे देख लेते हैं। पहले जब हम आपको बता दें कि आर्टिकल जब 16 आपको पढ़ोगे, तो आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट है आपका कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि जो भी जनता के नियोजन होते हैं, यानी कि लोक सेवाएं होती हैं, लोक सेवाएं यानी कि जितनी भी सरकारी जॉब्स होती हैं, उनमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म के बेस पे, जाति के बेस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, लोक सेवाओं में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 ये कह रहा है। लेकिन आर्टिकल 16(4) कहता है कि जो लोग बैकवर्ड हैं, यानी जो किसी प्रकार से बैकवर्ड रह गए सोशली और एजुकेशनली, जो भी बैकवर्ड रह गए, उनके लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई जा सकती है। यानी कि जो भी व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, यानी शिक्षा के स्तर पर पिछड़े हुए रह गए, और SC/STs इनके लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है लोक सेवाओं में। तो जॉब में जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो आपको 16(4) के तहत ही मिलता है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं अपनी सर्विसेज में, तो वो 16(4) के तहत ही मिलता है। EWS के लिए 16(6) में मिलता है, याद रखना आप लोग ये। 16 का जो 6 का क्लोज है, 16 का क्लोज 6 वो देता है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को क्या देता है, रिजर्वेशन देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि जब भी आप, यानी कि स्टेट, जब भी सरकार आरक्षण देगी, रिजर्वेशन की पॉलिसी को अपनाएगी स्टेट, तो स्टेट को ध्यान में रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इसका वर्ड का मतलब होता है कि प्रशासनिक कुशलता, यानी प्रशासन जो चल रही है, यानी आप ऐसे लोगों को आगे ना ले आए रिजर्वेशन से जो सक्षम ना हो और वो प्रशासन के जो कामकाज है उसको बिगाड़ दे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी आप रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाएंगे, यानी 16(4) को ध्यान में रखेंगे, यानी रिजर्वेशन देंगे, तो आपको आर्टिकल 335 को देखना पड़ेगा। 335 क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात करता है, यानी कि प्रशासनिक कुशलता को ध्यान में रखते हुए आपको आरक्षण की नीति को अपनाना है, ये बात कहता है आर्टिकल 335। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इस पे 2023 में। तो देखिए ये अब
आप इसको पढ़ते हैं कि दो द कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इंप्लाइज लिमिटेशन ऑफ पावर। हाँ बिल्कुल सही बात है, लिमिट लगाता है पावर के ऊपर, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट कहता है ये बात। इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कहता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात कहता है, और लिबर्टी एंड सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कहता है। देखिए आप हिंदी में देखेंगे तो कानून का शासन की अवधारणा का अर्थ है विधि का शासन, इसको कह देते हैं, कानून का शासन कह देते हैं, कि शक्तियों पर सीमा होगी, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा होगी। प्लस ये देखिए थर्ड स्टेटमेंट राइट टू प्रॉपर्टी की बात भी करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि जब भी आर्टिकल 16(4) की बात करेंगे, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट द वाइल्ड रिजर्वेशन पॉलिसीज अंडर 16(4), यानी कि सोशल और इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनली, सॉरी इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक दिया गया है 16(6) में, 16(4) दे रहा है, सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड जितने भी क्लासेस हैं प्लस SC STs को रिजर्वेशन की पॉलिसी की बात कर रहा है। तो दे आर सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 335, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात होगी। जर्नैल सिंह का जो केस था सुप्रीम कोर्ट का 2018 का, उसमें भी यही बात कही गई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब फिर इस स्टेटमेंट को देखिए, आर्टिकल ये फोर्थ स्टेटमेंट को, कि आर्टिकल 335 डिफाइंस इन द डिटेल द टर्म ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बिल्कुल गलत है, डिफाइन नहीं करता संविधान। संविधान में ये वर्ड लिखा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, लेकिन ये वर्ड डिफाइन नहीं किया गया है 335 में। और आपको 99% केसेस में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीजों को डिफाइन नहीं कर रहा है। जैसे आगे भी आप लोग पढ़ेंगे कि अनटचेबिलिटी क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है? नहीं, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी वर्ड लिखा गया लेकिन डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटीज वर्ड आर्टिकल 29-30 में यूज किए गए, 29-30 में, लेकिन अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया गया। बहुत सारी चीजों को डिफाइन नहीं करता है संविधान। मार्शल लॉ वर्ड यूज किया गया, लेकिन मार्शल जो लॉ है उसको डिफाइन भी नहीं किया गया संविधान के द्वारा। यानी चीजें डिफाइन, बहुत सारी चीजें नहीं की जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अब बात करते लेते हैं राइट टू प्रॉपर्टी की। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो जितने सारे अपने फंडामेंटल राइट हैं, जैसे कि अभी हम कहते हैं कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और मोटे मोटे, जिसमें समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, ये सारे अधिकार आते हैं। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी एक अधिकार था जो आर्टिकल 31 के तहत दिया गया था। इसको हटा दिया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। आपको एक याद कर लेना है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा जो फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है, फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है, उसमें से हटा के इसको पार्ट 12 में आर्टिकल 300A में डाल दिया, आर्टिकल 300A में डाल दिया। तो अब इसकी पोजीशन क्या है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अभी क्या है ये? अभी इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देखिए ये लंबी क्लास होती तो मैं आपको बताता कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या फर्क होता है। मोटी मोटी बात इतनी है कि लीगल राइट्स का मतलब होता है कि पार्लियामेंट का कोई एक्ट है और उसके द्वारा या आपको कोई भी राइट दिया गया है। जैसे कि जब हम बात करते हैं कंज्यूमर राइट की, तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2010 का, उसमें जो आपको राइट मिला गया वो लीगल राइट है, यानी कि कंज्यूमर राइट आपका लीगल राइट माना जाएगा, वो आपको पार्लियामेंट के लॉ के तहत दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट लिखे गए वो सारे संवैधानिक राइट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं। तो इसमें फंडामेंटल राइट भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। लेकिन हम ये कहेंगे कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट, आर नॉट फंडामेंटल राइट, ये स्टेटमेंट सही है कि सारे संवैधानिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं होते, क्योंकि फंडामेंटल राइट गारंटीड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 वो गारंटीड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो यही स्टेटमेंट इसको फंडामेंटल बनाती है। यानी कि पार्ट 3 क्या होती है? गारंटी दी जाती है, किसके द्वारा? आर्टिकल 32 इसकी गारंटी लेता है, सुप्रीम कोर्ट इसकी गारंटी लेता है, ये फंडामेंटल होते हैं। अभी समझने के लिए इतना ही समझ लीजिए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट की श्रेणी से, और हटा के कहाँ पे डाल दिया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और या फिर कई जगह पे लिखा होता है कि लीगल राइट बना दिया। तो लीगल राइट तो अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन कह देते हैं, तो लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया 300A में, बिल्कुल सही है, पार्ट 12 में। कब हटाया गया पूछ लेते हैं, 1978 में हटाया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इनमें से 3 स्टेटमेंट ठीक है और एक स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ वाली, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बातें कर रहा है कि हमने अभी बात की कि फंडामेंटल राइट गारंटी दी जाती है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जब सुप्रीम कोर्ट गारंटी लेता है तो उसको कुछ आदेश जारी करने के, ऑर्डर जारी करने के एक स्पेशल पावर दी जाती है, उसको कहते हैं रीड्स। रीड्स कुछ नहीं होता, ऑर्डर ही होते, तो ऑर्डर की डिग्री बढ़ जाती है, यानी ऑर्डर थोड़े ऐसे ऑर्डर जिनकी पावर ज्यादा है। तो अब रीड्स के ऊपर इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हमें दिख रहा है मैंडामस के ऊपर क्वेश्चन है, क्वा वारंटो पे स्टेटमेंट है, हेबियस कॉर्पस पे स्टेटमेंट है, फिर कंपेरेबल, हाँ ये कंपेरेबल पे है, और
हाँ, ये दोनों कंपेरेबल पे हैं, तो देख लेते हैं अब, इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो रीट की स्टेटमेंट आई कहाँ से, तो आर्टिकल 32 को आप देखेंगे, तो आर्टिकल 32 को देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि आपको राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, आप जा सकते हो इन्फोर्समेंट करवाने के लिए इस पार्ट में जितने भी राइट दिए गए हैं। यानी कि आपको इस पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में जितने भी राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, जैसे आपको फ्रीडम ऑफ राइट दिए गए हैं, समानता के अधिकार दिए गए हैं, और अगर वो फॉलो नहीं होते हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हो, ये बात कहा गया है। तो देखिए आपको यही पावर मिलती है गारंटी की, यही इसको फंडामेंटल बनाते हैं। फिर जब हम सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे, तो सेकंड स्टेटमेंट में यही कहता है कि रीट्स जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए, एनफोर्स करवाने के लिए रीट जारी कर सकती है। और वो जो रीट्स हैं, वो यहाँ पे रीट्स के नाम बताए गए, देखिए हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो और सर्ट्यूटरी, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के एनफोर्समेंट के लिए रीट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बात कही गई है। तो देखिए अब ये रीट कौन सी है, इसमें सबसे पहले जो रीट आती है हेबियस कॉर्पस की रीट आती है। इस रीट का, ये लैटिन भाषा के वर्ड्स हैं, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, यानी अगर किसी व्यक्ति ने किसी को इलीगली बंदी बना लिया, गैर कानूनी तरीके से किसी को बंदी बना लिया, तो कोर्ट कहती है कि जो बंदी बनाया गया है, यानी जिसने आपने जिसको डिटेन किया है, आपने जिसको पकड़ा है, उसको हमारे सामने पेश करो, प्रोड्यूस द बॉडी, उस बॉडी को हमारे सामने प्रोड्यूस करो कि, और फिर कोर्ट पूछेगी कि आपने किस अधिकार से इस व्यक्ति को डिटेन किया है, यानी कोर्ट उसको छुड़वाएगी। तो ये कहती है हेबियस कॉर्पस की रीट, बस इतना ही याद रखना है आपको। फिर बात आती है मैंडामस की रीट। मैंडामस को हिंदी में कहते हैं हम परमादेश। ये हिंदी वाला वर्ड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें आदेश आता है। ये आदेश होता है, एक स्पेशल परम आदेश है कि आपको ये मानना ही पड़ेगा। तो ये किसको कहती है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहेगी पब्लिक ऑफिस को, यानी पब्लिक ऑफिसर है कोई, जो लोक सेवक है, जो स्टेट के अंदर काम कर रहा है, तो लोक सेवक ने कोई काम नहीं किया, आपके फंडामेंटल राइट उससे वोलेट हो रहे थे, फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए आप गए थे, लेकिन लोक सेवक ने काम नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, उसको डांट मार के या फिर परम आदेश यानी कि मैंडामस जारी करके कहेगी कि आप इस काम को करिए, तो वो काम फिर करना ही पड़ता है। ये होती है मैंडामस की रीट। मैंडामस रीट आपको समझ में आ गई होगी, इस पे क्वेश्चन भी आया है। मैंडामस में आपको ये बात याद रखनी होती है कि ये किसी भी प्राइवेट बॉडी पे जारी नहीं किया जा सकता। मैंडामस की रीट कभी भी प्राइवेट बॉडी पे जारी नहीं किया जा सकता, इसको कृपया करके याद रख लेना, प्राइवेट बॉडी पे जारी नहीं किया जाएगा। प्लस मैंडामस प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब के खिलाफ भी यूजुअली जारी नहीं किया जाता। इस पे भी बहुत सारे स्टेटमेंट हैं अभी, लेकिन अभी इतना ही समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब के खिलाफ भी मैंडामस जारी नहीं किया जाएगा। प्लस प्राइवेट बॉडी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ भी मैंडामस जारी नहीं किया जाएगा। प्लस एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, यानी कि सरकार की जो कंपनियां होती हैं, क्या उनके खिलाफ मैंडामस जारी किया जा सकता है? तो ये इसका क्वेश्चन है कि उनके खिलाफ भी मैंडामस जारी नहीं किया जाएगा, जब तक वो कोई पब्लिक अथॉरिटी यानी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो कि लोक सेवा का काम नहीं कर रहे हो, तब तक उन पे ये रीट जारी नहीं की जाएगी। तो इसका आंसर ये है कि जितनी भी पब्लिक ऑफिसेज होती हैं, सिर्फ उनको मैंडामस जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट कहती है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, इसको कहते हैं मैंडामस, परमादेश की रीट। फिर आती है दो रीट, प्रोहिबिशन और सर्ट्यूटरी। ये जो रीट होती है, ये हायर जुडिशरी, जो हायर जुडिशरी होती है, अपने से नीचे वाली जुडिशरी जो होती है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी जिसको कहते हैं, उसके लिए जारी करती है। यानी कि कोई कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके काम कर रहा होता है, तो हायर जुडिशरी उसको कहती है कि आप रुक जाइए। तो जब रोकती है उसको, तो उसको प्रोहिबिशन कहते हैं कि भाई आप रुक जाइए, अब आप इस केस पे कार्रवाई नहीं करेंगे आगे, तो उसको कहते हैं प्रोहिबिशन की रीट। फिर जो सर्ट्यूटरी रीट होती है, उसके बाद क्या है, सर्ट्यूटरी रीट होती है कि अब आगे क्या करोगे, इसको हम करेक्टिव रीट कह सकते हैं। जैसे कि एक बार तो कोर्ट ने रोक तो दिया, प्रोहिबिशन लगा तो दी, लेकिन उसके बाद क्या, तो उसके बाद क्या, उसके बाद करेक्टिव रीट, यानी कि अब आगे कदम बताएगी जो हायर जुडिशरी कि आप इस, या तो उस केस को ट्रांसफर कर देगी, या उस केस को कहेगी कि मेरे पास लिया हो, तो उस केस पे जो भी कार्रवाई करेगी उसको कहते हैं सर्ट्यूटरी रीट। हिंदी में इसको कहते हैं उत्प्रेषण, उत्प्रेषण की रीट, उत्प्रेषण, और इसको कहते हैं निषेधकारी रीट, निषेधकारी रीट। तो ये देख लेना आप, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये दोनों सिर्फ जुडिशरी के टूल्स होते हैं, और किसी पे जारी नहीं किए जाते, सिर्फ जुडिशरी के लिए होते हैं। फिर एक और रीट होते हैं जिसको क्वो वारंटो कहते हैं। क्वो वारंटो का मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव डन एनीथिंग, या फिर बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव होल्ड द ऑफिस। ये क्वेश्चन होता है कि आपने किस अथॉरिटी से इस ऑफिस को होल्ड किया हुआ है। सोच के देखिए कि कोई पब्लिक ऑफिस है और कोई व्यक्ति उसको इलीगली होल्ड कर रहा है, इलीगली उस पर बैठा हुआ है, जिसके वो लायक नहीं है, मतलब जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, इलीगली बैठा हुआ है, तो कोर्ट उससे पूछती है कि किस अथॉरिटी से, बाय व्हाट वारंट, यानी किस वारंट से। देखिए ये वारंट तो यहाँ पे और यहाँ पे वारंट, इसका मतलब अथॉरिटी कह सकते हैं कि किस वारंट से, किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया है, या फिर आप इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो। जब ये कोर्ट पूछती है किसी ऐसे व्यक्ति से जो इलीगली किसी ऑफिस को होल्ड कर रहा था, इसको क्वो वारंटो की रीट कहते हैं। तो हमने सारी रीट समझ ली। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अब इसका कंपेरेबल क्या है। कंपेरेबल कैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बीच में इन दोनों रीट्स में फर्क क्या क्या होता है रीट्स में सारे, तो ये देख लेते हैं।
इसको देखने के लिए आपको क्या याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की बात किस आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 32 में दी गई है। अब देखिए हाई कोर्ट को जो रीट जारी करने की पावर दी गई है वो दी गई है 226 में। अब पढ़िए आर्टिकल 32 को फिर से, आर्टिकल 32 को फिर से पढ़ेंगे, और जो ये हमने हाईलाइट कर रखा है ये शायद पर्पल कलर है, तो पर्पल कलर में देखेंगे आप कि जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है वो सिर्फ इस पार्ट के लिए रीट जारी कर सकती है। इस पार्ट का मतलब यह है, देखिए हमने सी यहाँ पे लगाया भी है, इस पार्ट के लिए रीट जारी करने का मतलब सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रीट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जब आर्टिकल 226 को देखोगे जो हाई कोर्ट को पावर देता है रीट जारी करने की, इसमें देखिए आप ये हेबियस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन को वारंट जो सर्टिलरी की रीट्स है ये जारी की जा सकती हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट 3, यानी कि फंडामेंटल राइट के लिए तो जारी की जा सकती हैं। ये जो एंड है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एंड फॉर एनी अदर पर्पसेस, यानी कि और पर्पसेस के लिए भी जारी की जा सकते हैं, और जो लीगल राइट्स हैं उनके लिए भी जारी की जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा रीट। तो हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की पावर रीट में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, बस यही कंपेरेबल था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंडामस इज इशूड बाय ए कोर्ट टू कमांड ए पब्लिक अथॉरिटी, बिल्कुल सही बात है, पब्लिक अथॉरिटी प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता, टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी विच इट हैज फेल्ड टू डू, यानी कि वो कर नहीं पाया था तो कोर्ट कहती है कि अब आप इसको करना ही पड़ेगा, उसके लिए परम आदेश जारी करती है। देखिए परम आदेश की एक न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट है जो लोक प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटी को जारी की जाती है उसके कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। फिर बात कर रहा है को वारंटो की, को वारंट ऐसे इशू की जाती है, इशू टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस, यानी किसी व्यक्ति ने इलीगली किसी ऑफिस को होल्ड किया था तो उसको पूछने के लिए कि किस वारंट से आप ये काम कर रहे हो, बाय व्हाट वारंट। तो वारंट से याद रख सकते हो आप अधिकार परीक्षा रेट कहते हैं इसको हिंदी में, अधिकार परीक्षा कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हो, किस ऑफिस को होल्ड कर रहे हो। फिर हेबियस कॉर्पस की रेट होती है टू प्रोड्यूस ए पर्सन डिटेंड इलीगली बिफोर द कोर्ट, सही बात है, जो जिसने भी आपको बंदी बनाया है इलीगली तो उस बंदी को लाया जाता है कि बताइए कि उस बंधक को हमारे सामने पेश करो, कोर्ट कहती है कि भाई किस अधिकार से आपने इलीगली इसको बंदे को डिटेन कर रखा है, तो उसको छुड़वाती है कोर्ट, इसको कहते हैं हेबियस कॉर्पस की रेट। फिर कह रहे हैं कि बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इशू द रिट, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 226 कह रहा है इसको हाई कोर्ट्स को, और 32 दे रहा है पावर सुप्रीम कोर्ट को इशू द रिट, बट द हाई कोर्ट कैन इशू देम नॉट ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट बट आल्सो फॉर द एनी अदर लीगल राइट्स। ये हमने पढ़ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर कहते हैं कि द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स इज नैरोयर, यानी कि कम है सुप्रीम कोर्ट की पावर रीट में हाई कोर्ट से, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सारे स्टेटमेंट ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें आर्टिकल 19 दिख रहा है, तो इस पे बात कर लेंगे थोड़ी सी। फिर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एक वर्ड दिख रहा है, इस पे बात करेंगे। फिर सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है या नहीं है, इस पे बात करेंगे। और फिर कह रहा है कि आर्टिकल 20, इस पे बात कर लेते हैं। और तो चलिए बात करते हैं पहले और फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट तो सिर्फ सिटीजन्स के लिए, कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स के लिए जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए, और कुछ फंडामेंटल राइट है जो सभी पर्सन्स के लिए हैं, ऑल पर्सन्स, इसमें सिटीजन्स भी आ गए और अगर कोई फॉरेनर है वो भी आ गया। तो ऐसे कौन से राइट हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, तो इसके लिए आप रट्टा मार लेना 15, 16, 19, 29, 30, ये ऐसे 5 अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। बाकी अगर आपसे कोई पूछे कितने भी, जैसे कि पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट का वर्णन करता है, इसमें आपको 12 से 35 तक राइट मिलते हैं, तो इनको छोड़ के, इन राइट्स को छोड़ के ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, बाकी सारे सबके लिए, बाकी सारे सबके लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल 20 किसके लिए है, तो आर्टिकल 20 इसमें नहीं है, तो आप लिख देंगे कि हाँ सभी पर्सन के लिए है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सीडीएस ने, सीएपीएफ ने, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो आप इसको रट्टा मार लेना 15, 16, 19, 29 एंड 30, 15, 16, 19, 29, 30 बोलने में आसानी से याद हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 आपको 6 फ्रीडम की बात कर रहा है कि 6 फ्रीडम दी जाती हैं, 6 स्वतंत्रताएं दी जाती हैं आपको संविधान के द्वारा फंडामेंटल राइट के रूप में। तो वो 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं, तो उसमें देखेंगे आर्टिकल 19(1) जो है उसमें लिखा गया है कि 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो उस 6 स्वतंत्रता को ऐसे बांटा गया है A, B, C, D, E और G। F कहाँ पे गया, जब 31 को हटाया गया राइट टू प्रॉपर्टी को, तो उसके साथ ही 19(1) F को भी हटा दिया गया था, जो बात कर रहा था आपको प्रॉपर्टी रखने की लिबर्टी दे रहा था, यानी कि प्रॉपर्टी रखने की स्वतंत्रता का अधिकार था आपका, वो हटा दिया गया। तो यानी 31 के साथ 19(1) F भी हटा दिया गया, और ये आप लोग बता देना कि कब हटाया गया, उसी वक्त हटाया गया था जब 31 हटाया गया था। तो अब देखिए आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स की बात कही है, तो ऐसे सिस्टम को सेट किया गया है कि जैसे कि आर्टिकल 19(1) बात कर रहा है आपकी फ्रीडम की, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की, बी बात कर रहा है फ्रीडम की, सी बात कर रहा है फ्रीडम की। ऐसे ही जब 19(2) की बात करेंगे तो 19(2) इसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है।
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आपको जो अधिकार दिया जा रहा है उस पे स्टेट के द्वारा रोक लगाई जा सकती है कुछ कारणों के द्वारा। सही बात है बिल्कुल। अगर कोई भी अधिकार हम लिमिटलेस दे देंगे तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दी जाती है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो देखिए ए आपको दिया गया है फ्रीडम, ए तो फ्रीडम की बात कर रहा है। 19(2) बात करेगा उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कि कैसे युक्ति युक्त उस पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, किन बेस पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा। बी बात कर रहा है आपके अधिकार की, 19(3) बात करेगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की। सी बात कर रहा है आपके अधिकार की, 4 बात कर रहा है आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की। डी और ई बात करेंगे आपके अधिकार की, और 19(5) बात करेगा आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की, कि इस अधिकार को, ये जो आपकी घूमने की आजादी है और ये आपकी किसी भी भाग में सेटल होने की आजादी है, इसको रोक लगाई जा सकती है। ये कहाँ पे लिखा मिलेगा आपको? 19(5) में। फिर देखिए एफ को हटा दिया गया है। फिर जी की बात कही है, जी आपको ऑक्यूपेशन करने की, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता देता है। ये 19(6) में इसकी निर्बंधन लिखी गई है कि किस प्रकार से आपको रोका जा सकता है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, जिसको हम 19(2) कहते हैं, और 19(2) रिस्ट्रिक्शन लगाता है 19(1) ए पे, भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी पे। तो उसके आपके ये 8 ग्राउंड्स हैं, देख लीजिए, ये 8 ग्राउंड बताए गए हैं जिन पे रोका जा सकता है। द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, यानी कि संप्रभुता और अखंडता की बात आएगी देश की, तो आपकी जो भाषण की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की, उसको रोका जा सकता है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देश के सुरक्षा के लिए रोका जा सकता है। फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, अगर आपकी किसी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन फ्रेंडली हैं उस बेस पे, या फिर देश के किसी भी देश के दूसरे देश के साथ अच्छे रिलेशन है और आप ऐसा कोई भाषण देते हैं, ऐसे अभिव्यक्ति करते हैं जिससे रिलेशन बिगड़ रहे हैं, तो उस केस में भी आपकी जो इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्लस पब्लिक ऑर्डर, जिसको लोक व्यवस्था कहते हैं, कि लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यानी कि अगर कल को आपको ऐसा भाषण देते हैं जिससे दंगे भड़क जाते हैं, तो उस बेस पे भी आपको रोका जा सकता है। डिसेंसी एंड मोरलिटी, यानी सदाचार और नैतिकता, यानी आपका कोई ऐसा भाषण है, ऐसी कोई अभिव्यक्ति है जिससे समाज में अश्लीलता फैल रही है, तो उस बेस पे भी आपको पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपकी जो आजादी दी गई है 19(1) ए पे, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में लगाया जा सकता है, कोर्ट के मामले में अगर आप दखलंदाजी करते हो तो उस केस में, और डिफेमेशन, जिसको मानहानि कहते हैं, अगर किसी भी चीज की आप मानहानि करते हो तो उस केस में भी आपकी जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है आपकी भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि अगर आप किसी अपराध को बढ़ावा देते हो अपनी अभिव्यक्ति से, तो उस केस में भी आपकी जो आजादी दी गई है इस पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा आर्टिकल 20 को पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 20 आपको बात कर रहा है 3 चीजों की, कि इसके लिए वर्ड हम मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब होता है कि अगर आपने कोई अपराध किया है, तो जिस वक्त आप अपराध कर रहे हो तो उसके लिए वो कानून होना ही चाहिए उस वक्त के लिए। इसका सीधा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर आज से कोई कानून बनाया जाए कि अगर कोई व्यक्ति डस्टबिन में कूड़ा नहीं डालता है तो उसको 400 रुपये जुर्माना लगेगा, तो ये आज कानून बनाया गया है तो आज से लागू होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि परसों किसी ने कूड़ा नहीं डाला तो उसको भी आप 400 रुपये जुर्माना लगा दोगे। तो इसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि जो कानून बनाया जा रहा है, देखिए ये कह रहा है कि जब भी वॉयलेशन ऑफ लॉ हुआ है तो उसी वक्त होना चाहिए जब आपने कमीशन किया है एक्ट को। यानी कि आज 400 रुपये का जुर्माना वाला कानून है, तो आज अगर कोई व्यक्ति कूड़ा नहीं डालेगा तो उसको 400 रुपये लगेगा, ये बात। लेकिन ऐसे नहीं लगाया जा सकता कि आज कानून है ही नहीं और आप पहले ही उस पर जुर्माना लगा रहे हो, कि पीछे से लगा रहे हो। यानी आज कानून बना है, आज क्या तारीख है, तारीख 2 अक्टूबर को आज ये कानून बना है, लेकिन हम लागू कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर को किसी ने कूड़ा नहीं डाला तो उसको भी जुर्माना लगेगा, तो ये नहीं हो सकता। इसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि बैक डेट से ये चीजें लागू नहीं की जाएंगी। प्लस जो सेकंड बात कर रहा है कि एक बार अगर आपको किसी अपराध में के लिए सजा हो गई, अगर एक बार किसी के लिए आप प्रोसिक्यूटेड हो गए, पनिश्ड हो गए, आपको सजा दे दी गई जुडिशरी के द्वारा, तो आपको उसी ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए दूसरी बार सजा नहीं दी जाएगी, ये कहता है आर्टिकल 20। और तीसरा कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए नहीं कहा जाएगा, इसको सेल्फ इनक्रिमिनेशन कह देते हैं, कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपने खिलाफ गवाही दीजिए। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो उस व्यक्ति को उससे पुलिस कहलवा देती है कि आप बताइए कि आपने चोरी की है, तो अगर वो कहेगा कि हाँ मैंने चोरी की है, तो इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको 20(3) के तहत प्रोटेक्शन मिली हुई है कि व्यक्ति को अपने खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जाएगा। तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस जांच पड़ताल करेगी, और अगर उस जांच पड़ताल में पता लगता है कि इस व्यक्ति ने चोरी की है तो उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर व्यक्ति खुद कहता है कि हाँ मैंने अपराध किया है, क्राइम किया है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। याद रखना है ये सारी चीजें आपको क्रिमिनल एक्ट्स में मिलती हैं, सिविल एक्ट्स में नहीं मिलती, कृपया करके याद रखना है ये सारी चीजें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को, कि आर्टिकल 19(6) फ्रीडम्स की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, किस ग्राउंड्स पे, इन सारे ग्राउंड्स पे, बिल्कुल सही बात है ये भी। फिर कह रहा है कि राइट अंडर आर्टिकल 19 आर एक्सक्लूसिवली सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। तो देख लीजिए 15, 16
19, 29, 30, 19 इसमें आता है तो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए बिल्कुल सही है। आर्टिकल 20 जो बात कर रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, वही बात, डबल जियोपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये वर्ड कहीं पे नहीं लिखे गए हैं। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे ये वर्ड लिखे नहीं गए हैं, डबल जियोपार्डी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये वर्ड यूज नहीं हुए हैं, जैसे ये वर्ड यूज नहीं हुए हैं, लेकिन बातें वही हैं। फिर कह रहा है कि अप्लाई टू ऑल पर्सन, सिटीजन एज वेल एज फॉरनर, बिल्कुल सही बात है। 15, 16, 19, 29, 30 इस लिस्ट में ये नहीं आता, इसका मतलब ये है कि ये फॉरेनर्स पे भी अप्लाई होता है, ऑल पर्संस को ये अधिकार मिला है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस नॉट टू द फॉरेनर्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सारे स्टेटमेंट ठीक है। तो क्वेश्चन को हमने ऐसे सेट किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाए चीजों को। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 23 की बात हो रही है, 17 की बात हो रही है और 18 की बात हो रही है। पहले बात ही कर लेते हैं आर्टिकल्स की, तो पहले आर्टिकल 17 की बातें कर लेते हैं। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी को हर बेस पे, अनटचेबिलिटी को हर बेस पे मना किया जा रहा है कि अनटचेबिलिटी जो भी है उसको फॉरवर्डन किया जाता है, असप्रस्ता का अंत किया जाता है आर्टिकल 17 के द्वारा। संविधान कह रहा है कि असप्रस्ता को कहीं पे भी अपनाया नहीं जाएगा, असप्रस्ता को खत्म किया जाता है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा, यानी कि दंड दिया जाएगा, दंडात्मक होगा ये। तो अनटचेबिलिटी आर्टिकल को खत्म करने के लिए आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 17, ये याद रखना है आपको। फिर आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा, यानी कि जो पहले टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे राय बहादुर है, जमींदारों को उपाधि दी जाती थी, टाइटल दिए जाते थे, सूबेदार उपाधि दी जाती थी, तो वो स्टेट ऐसी उपाधि कोई नहीं उपाधि देगा, ऐसी कोई उपाधि राज्य के द्वारा नहीं देगी। देखिए राज्य सेना और विद्या को छोड़कर, यानी कि 2 टाइटल्स दिए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा, मिलिट्री और एकेडमिक्स के, और बाकी कोई भी नहीं दिए जाएंगे स्टेट के द्वारा, एक ये बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया कोई भी टाइटल नहीं एक्सेप्ट करेगा, कोई भी उपाधि नहीं लेगा किसी भी फॉरेन स्टेट से। यानी कि पहले होता था कि पहले ब्रिटेन का राज था तो कोई ब्रिटेन का अगर उपाधि देते थे ब्रिटेन के देश वाले तो व्यक्ति ले सकता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी कोई भी फॉरेनर अगर कंट्री हमें कोई भी उपाधि देती है भारतीय नागरिकों को तो वो नहीं ले सकते, ये कह रहा है क्लोज नंबर 2। और क्लोज नंबर 3 कह रहा है कि कोई भी पर्सन, देखिए ये पर्सन वर्ड यूज हुआ है, पर्सन का मतलब होता है ये सब पे लागू होगा पर्सन, और सिटीजन वहां पे देखो, यहाँ पे सिटीजन लिखा है, 2 में सिटीजन लिखा है, यहाँ पे पर्सन लिखा है, तो ये फर्क होता है। यानी कि पर्सन कोई भी है, चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो, अगर वो होल्ड करता है, अगर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, यानी कि अगर स्टेट के अंडर काम करता है तो वो किसी भी बाहर की कंट्री से कोई भी टाइटल नहीं लेगा। देखिए कोई भी टाइटल नहीं लेगा किसी भी बाहर की कंट्री से विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना, ये कह रहा है राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी टाइटल नहीं लेगा। फिर कह रहा है 4 क्लोज कह रहा है कि जो भी कोई पर्सन है, कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, जो किसी भी लाभ या विश्वास के पद पे, यानी सरकार के किसी लाभ या विश्वास के पद पे है, वो क्या करेगा, वो किसी भी विदेशी राज्य से, यानी किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी एनमोलमेंट नहीं लेगा, एमोलमेंट नहीं लेगा, कोई भी भेंट नहीं लेगा, कोई भी प्राइज नहीं लेगा। देखिए कोई भी एमोलमेंट नहीं लेगा, कोई भी प्राइज नहीं लेगा। देखो ये तो बात कर रहा है टाइटल की कि कोई भी टाइटल नहीं लेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना। ये बात कर रहा है कि कोई भी तोहफा भी नहीं लेगा, कोई भी एमोलमेंट, कोई भी उसको उपलब्धि मिलती है वो भी नहीं लेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात है, ये आर्टिकल नंबर 18 है। इसमें एक बात आप याद रख लेना कि जो भी अवार्ड्स होते हैं, ये जितने भी अपने अवार्ड होते हैं, प्राइजेज होते हैं, जैसे कि भारत रत्न है, पद्मा अवार्ड है, पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण, ये अवार्ड्स टाइटल नहीं माने जाते, इनको उपाधि नहीं माना जाता, ये याद रख लेना। बालाजी केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अवार्ड्स आर नॉट टाइटल, अवार्ड को टाइटल नहीं माना जाएगा। ये हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 17 क्या करता है, अनटचेबिलिटी को अबोलिश करता है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, डज नॉट डिफाइन अनटचेबिलिटी। सही बात है, डिफाइन नहीं करता, और माइनॉरिटी को भी डिफाइन नहीं करता, इसके बारे में बात करेंगे हम। माइनॉरिटीज के लिए बात करने के लिए आप याद रख लेना कि आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 माइनॉरिटीज के बारे में बताते हैं आपको। तो जो आर्टिकल नंबर 30 है, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि आर्टिकल नंबर 30 अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है सिर्फ 2 प्रकार की माइनॉरिटी की बात करता है। एक तो रिलीजन बेस्ड, यानी कि धार्मिक माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करता है, अल्पसंख्यक। एक बात करता है भाषाई अल्पसंख्यक की, यानी कि लिंग्विस्टिक बेस। बस 2 ही प्रकार की माइनॉरिटीज का वर्णन मिलता है अपने संविधान में, रिलीजन बेस पे और लिंग्विस्टिक बेस पे, ये याद रखना है आप लोगों को। वो क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आर्टिकल नंबर 30 यही कह रहा है। तो लेकिन डिफाइन नहीं करता, माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं करता संविधान, तो ये बिल्कुल सही है। फिर आर्टिकल नंबर 18 की बात करता है, टाइटल्स को करता है अबोलिश करता है टाइटल को, बट अलोज द मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, ये बिल्कुल सही बात है। सैन्य और जो आपकी अकादमिक जो उपाधि होती है वो दी जा सकती है,
और आगे कह रहा है कि अवार्ड्स लाइक भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड टाइटल्स। बिल्कुल सही बात है, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 23 और 24 की। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। दो अधिकार मिलते हैं आपको, 23 और 24। पहले 24 को पढ़ लेते हैं, 24 आसान है। 24 याद रखना है आपको कि 14 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं, 14 से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं, देखिए बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, उनको किसी भी हजार्डस वर्क में, जो भी खतरनाक वर्क होगा जिसमें व्यक्ति की जान जा सकती है या व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है, उस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जाएगा, उस रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी स्टेट रोकेगी अगर किसी भी प्रकार से ऐसा कोई हजार्डस एम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चे लगे हुए हैं, तो स्टेट रोकेगी लॉ बनाकर। स्टेट क्या करेगी? लॉ बनाएगी, रोकेगी। जैसे फैक्ट्री एक्ट आया, फैक्ट्री एक्ट रोकता है। माइंस एक्ट है इंडिया के, यानी कि जो खनन अधिनियम होते हैं वो भी रोकता है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को यहाँ पे नहीं लगाएंगे। और फिर देखिए, फिर आर्टिकल नंबर 23 की बात हो रही है। 23 कहता है कि सभी प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ड यूज किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मानव दुर्व्यापार, यानी अगर व्यक्तियों का दुर्व्यापार होता है, व्यक्तियों के ऑर्गन्स बेचे जा रहे हैं, व्यक्तियों की खुद की खरीद फरोख्त हो रही है, बच्चों को बेचा जा रहा है, तो ऐसी चीजों को मना किया जाता है, कि प्रोहिबिट किया जाता है, रोका जाता है। प्लस बेगार, बेगार का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई काम करवा लेता है और उसकी पेमेंट नहीं देता, और उसको बेगार कहते हैं, तो बेगार को भी रोका जाता है। प्लस जितने भी प्रकार की फोर्स लेबर है, यानी अगर आपसे कोई भी जबरदस्ती काम करवाता है। फोर्स लेबर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपसे कोई थप्पड़ मार के पीट के आपसे फोर्स लेबर करवा रहा है, सिर्फ फिजिकली नहीं, अगर आपसे कोई मेंटली हरास कर रहा है और मेंटली हरास करके आपसे काम करवा रहा है, या फिर आपसे कोई बॉन्ड साइन करवा के आपसे फोर्स लेबर करवा रहा है, या फिर आपसे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि उसका फायदा उठाकर कोई व्यक्ति आपसे फोर्स लेबर करवा रहा है, तो सभी प्रकार की चीजें क्या है? ऑफेंस है, एक अपराध मानी जाएंगी। आर्टिकल नंबर 23 ये कह रहा है। लेकिन 23 में एक एक्सेप्शन दिया गया है। आप 23 के क्लोज 2 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि स्टेट क्या करवा सकता है? राज्य कई बार कंपलसरी सर्विस करवा सकता है। राज्य कंपलसरी सोशल सर्विस करवा सकता है, यानी कि अनिवार्य सामाजिक सेवा के लिए कोई भी सर्विस करवा सकता है। जैसे कि कोविड-19 आया था, तो उसमें कोई सोशल सर्विस की बात हो सकती है, सामाजिक सेवा के लिए वो लोगों को कह सकता है कि आप आइए। तो उस वक्त ऐसा नहीं होगा कि स्टेट हमसे बेगार करवा रहा है, राज्य हमसे बेगार करवा रहा है, उसको बेगार नहीं कहेंगे हम, वो कहेंगे कि सोशल सर्विसेज के लिए राज्य करवा रहा है, तो उसको आर्टिकल 23(2) की प्रोटेक्शन है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि कंपलसरी सर्विस की और करवाई जा सकती है आपसे पब्लिक पर्पसेज के लिए। लेकिन याद ये रखना है कि जब भी कंपलसरी सर्विस करवाई जाएगी हमसे कभी भी कंपलसरी सर्विस करवाती है स्टेट, तो वो भेदभाव नहीं करेगी। वो ऐसे नहीं कहेगी कि सिर्फ विशेष धर्म के लोग, विशेष जाति के लोग ही ये काम करेंगे। तो देखिए वो क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ 4 बेसिस पे। रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेस के बेस पे नहीं होगा, कास्ट के बेस पे नहीं होगा, और क्लास के बेस पे नहीं होगा। ये देखिए, ये आपका 23 आर्टिकल ये कह रहा है। 4 ग्राउंड्स बताए गए हैं कि जिन पे नहीं होगा। इसमें देखिए आप एक इंटरेस्टिंग चीज पाएंगे कि इसमें सेक्स वर्ड यूज नहीं हुआ, यानी कि जेंडर जिसको कहते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव यहाँ पे वर्ड यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हो सकता है कि ऐसे काम है कि जो फिजिकली सिर्फ मेल से करवाए जाए या फिर फीमेल से करवाए जाए, तो देखिए वो वर्ड यहाँ पे नहीं हुआ। यानी उसके बेस पे भेदभाव भेदभाव किया जा सकता है स्टेट के द्वारा जब वो कंपलसरी सर्विस करवाती है। शायद आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, ज्यादा डिस्कस हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 31 बी की बात कर रहा है, 31 सी की बात कर रहा है, 31 ए की हम कर लेंगे, और केशवानंद भारती केस की बात कर रहा है, और आर्टिकल नंबर 13 की बात कर रहा है। तो चलिए समझते हैं इनको पहले। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 13, उसका क्लोज 2 को आप देखेंगे तो साधारण भाषा में बता देता हूँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर कोई भी लो फंडामेंटल राइट को वोलेट करता है या फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंट नहीं होता, यानी फंडामेंटल राइट को खंडन करता है या फंडामेंटल राइट के विपरीत चलता है, तो उस केस में उस लॉ को वॉइड किया जा सकता है, उस कानून को जीरो कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। यही लिखा गया है देखिए, कि स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो इस पार्ट से अलग हो, प्लस अगर बनाता भी है तो उसको वॉइड किया जा सकता है, यानी कि शून्य किया जा सकता है। तो यानी आपको इससे एक बात समझ में आई कि अगर अपनी सरकारें भी ऐसा कोई लॉ बनाएंगी जो फंडामेंटल राइट को, अपने मूल अधिकार को वॉयलेट करेगा, खंडन करेगा, तो उसको जीरो कर देंगे। ये बात समझ में आई आपको? लेकिन हुआ क्या, जब अपना भारत आजाद हुआ था तो लैंड रिफॉर्म्स के कानून आ रहे थे बहुत सारे, भू सुधार आंदोलन जिसको कहते हैं, जनता की भलाई के लिए भू सुधार किए जा रहे थे, लैंड्स रिफॉर्म किए जा रहे थे, यानी कि बहुत सारे लैंड को बांटा जा रहा था, कई लोगों से छीनकर कई लोगों को दिया जा रहा था, तो इसको लैंड रिफॉर्म्स के कानून कह रहे थे, भू राजस्व सुधार कहते हैं इसको। तो जब लैंड रिफॉर्म्स के कानून कर रहे थे, और उस वक्त तक आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपका फंडामेंटल राइट था, तो झगड़ा हो गया फंडामेंटल राइट 31 वर्सेज लैंड रिफॉर्म्स के कानून। तो जितने भी लैंड रिफॉर्म्स के कानून होते थे वो क्या हो जाते थे? वो जीरो हो जाते थे आर्टिकल 13(2) के तहत, क्योंकि अगर कोई भी लोग फंडामेंटल राइट को वोलेट करेगा तो उसको जीरो किया जा सकता है। इससे बचने के लिए जवाहरलाल नेहरू साहब जो प्राइम मिनिस्टर होते थे उस वक्त,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 किया और उन्होंने 31A 31B जोड़ा। 31A क्या कह रहा था कि जितने भी लैंड रिफॉर्म्स के बहुत सारे कानून बताए उन्होंने, लैंड रिफॉर्म के कानून है, उनको सेफ्टी दी गई कि उनको आप जीरो नहीं कर सकते, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि उस पर न्यायालय जांच नहीं कर सकता। 31A में ये बात कही गई और 31B में एक 9th शेड्यूल बनाई गई। जब 1950 में अपना भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस वक्त तक हमारे पास 8 शेड्यूल थी, 8 अनुसूचियां थी, एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें इसका मतलब यह था कि अगर इसमें कोई भी कानून डाला गया, अगर इसमें कोई भी लॉ डाला गया तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। उसको आप समझ सकते हो कि उसने बोर्नविटा पी लिया, ऐसा हो सकता है कि उस कानून वो अगर वो 9 शेड्यूल में अगर कोई भी लॉ डाल दिया तो अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट भी करेगा तो भी उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उस पर न्यायिक जो कैंची है, न्यायिक जांच नहीं हो सकती, कोर्ट के द्वारा जांच नहीं की जा सकती, उसकी एक प्रोटेक्शन मिलेगी 9 शेड्यूल के तहत। यही था 31A और 31B, ये पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़े गए थे। ये बात आपको समझ में आई। फिर आपको एक बात और समझनी है कि फिर इस पे लंबी लड़ाई चली थी जिसके बारे में मैं अभी यहाँ पे चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप याद रख लेना कि 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में हुआ था, ये उसमें 13(4) जोड़ा गया था। अगर आप चाहेंगे कि इस बहस पे एक वीडियो बनाए तो अलग से बना देंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए इस संवैधानिक संशोधन में 13(4) जोड़ा गया और इसमें लिख दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है, यानी संविधान में संशोधन करने का जो अधिनियम होता है, उसको लॉ नहीं माना जाएगा आर्टिकल 13 के अंतर्गत। और अगर लॉ नहीं माना जाएगा तो अगर वो फंडामेंटल राइट को वोलेट भी करेगा तो उसको जीरो नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे लॉ वर्ड लिखा गया है कि अगर कोई भी लॉ कंट्रोवेंशन में होता है कि अगर फंडामेंटल राइट के विपरीत होता है तो उसको जीरो कर दिया जाएगा। और यहाँ पे लिख दिया कि इसकी जो बातें हैं, जो ये 13 की जो भी बातें हैं, आर्टिकल 13 में जो भी लिखा गया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल अप्लाई, यानी इस आर्टिकल में जितना भी कुछ भी लिखा गया है वो अप्लाई नहीं होगा किसी भी अमेंडमेंट पे। जो आर्टिकल 368 के तहत की जाएगी, आर्टिकल 368 के तहत जो भी बातें की जाएंगी वो इस पे अप्लाई नहीं होगा, आर्टिकल 13 वाली बातें अप्लाई नहीं होंगी, यानी कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करके आपके फंडामेंटल राइट को छीना जा सकता है। ये बात कहेगी 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। लेकिन इसके बाद एक जजमेंट आती है 1973 में, केशवानंद भारती केस की जजमेंट। केशवानंद भारती केस की जजमेंट, शायद वीडियो लंबी हो रही है, अपनी पहली वीडियो है तो देखते हैं, आगे से और तेज करेंगे। केशवानंद भारती केस की जजमेंट, और इसमें कहा गया कि ये बात सही है बिल्कुल कि जो आर्टिकल 368 है ये आपका ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, जो 13 के तहत लॉ है वो नहीं है, यानी कि 13(4) को तो सही माना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही मान ली कोर्ट के द्वारा। लेकिन एक बात कही गई कि पार्लियामेंट जब भी चेंज करती है तो वो चेंज तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकती। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आई थी, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि संविधान को बनाने में जो आइडियाज इंपॉर्टेंट थे और वो आइडियाज सुप्रीम कोर्ट बार बार खुद ही बता रही है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर किसको मानेंगे। जैसे सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना, अलग केस में बताया उन्होंने, जुडिशियल रिव्यू को, यानी कि कोर्ट की जो न्यायिक जांच करने की शक्ति है उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान लिया। तो ये अलग अलग केसेस में कोर्ट बता रही है खुद ही बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। तो वो पूछते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में कहीं पे लिखा है, तो ऐसा कहीं पे नहीं लिखा, ये सुप्रीम कोर्ट की इनोवेशन है, जुडिशरी की इनोवेशन है। तो बस अभी के लिए इतना ही, अब देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने पढ़ लिया, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 हमने पढ़ लिया, 1971 वाला। अब 25 वाला और देख लेते हैं। इसमें एक 31C आर्टिकल जोड़ा गया। तो ये जो सारे आर्टिकल, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, ये सारे बचाने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 की जो पावर है कि अगर कोई भी लोग फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो उसको जीरो कर देंगे, उससे बचने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो 25 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भी यही किया गया, 31C डाला गया और इसमें 2 आर्टिकल 39B और 39C। ये कुछ नहीं है, ये बस इसकी बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी कह सकते हैं कोई कॉमन गुड्स की प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई कॉमन प्रॉपर्टी है किसी की, तो उसको बेटर यूज के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको बेटर यूज के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये 39B कह रहा है, आगे पढ़ेंगे भी हम डीपीएसपी में। और 39C कह रहा है कि कंसेंट्रेशन ऑफ जो वेल्थ है, यानी कि धन का अगर कोई इकट्ठा किया गया तो स्टेट उसको रोकेगा, तो उसको प्रोटेक्शन दी गई। अगर यानी कि इनके लिए, इन 2 आर्टिकल के लिए अगर कोई कानून बनाती है सरकार तो वो आर्टिकल 14, 19 और 31 से अबव होंगे। इसका मतलब ये है कि आप उनको ये कह के खंडन नहीं कर पाओगे कि वो आर्टिकल 14 का खंडन करते हैं, आर्टिकल 19 का खंडन करते हैं या फिर आर्टिकल 31 का खंडन करते हैं। आर्टिकल 31C यही कहता है।
तो आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल राइट्स को से बचने के लिए जो आर्टिकल 13 की पावर है उससे बचने के लिए ये सारे चेंजेस किए जा रहे थे। अब देखते हैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। 31B 9 शेड्यूल लाया, बिल्कुल सही बात है। सर्टेन लॉ को बचाने के लिए वो जो वोलेट करेंगे फंडामेंटल राइट को, बिल्कुल सही बात है। फिर 31C कब जोड़ा गया? 25 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया। ये 39B और 39C को बचाता है आर्टिकल 14 और 19 से। 31 हटा दिया गया इसलिए यहाँ पे शामिल नहीं किया गया अभी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर देखिए केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। जो पार्लियामेंट की पावर को जो अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 वाली, उसको लिमिट करता है। देखिए हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। फिर देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको नॉट ट्रीटेड एज लॉ, उसको लॉ नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 13(4) यही कह रहा है कि उसको ऑर्डिनरी लॉ की तहत नहीं माना जाएगा, बिल्कुल सही बात है। उसको सिर्फ टेस्ट किया जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे, यानी अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का खंडन करेगी तो ही देखा जाएगा। यानी और बेसिक स्ट्रक्चर का अगर खंडन नहीं करता है आपका संवैधानिक संशोधन अधिनियम, तो आपकी फंडामेंटल राइट को चेंज किया जा सकता है। तो यही क्वेश्चन था। ये सारे स्टेटमेंट सही है, ऑल फॉर ऑल राइट्स, इसका ये सी राइट आंसर। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे आज। तो अगला जो पार्ट होगा उसमें फिर हम थोड़ा टाइम को मैनेज करके चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कुछ ग्राउंड्स की एक तो आर्टिकल 15 की बातें कर रहा है, आर्टिकल 16 की बातें कर रहा है, आर्टिकल 33 की बातें कर रहा है, आर्टिकल 34 की बातें कर रहा है और 86 अमेंडमेंट की बातें कर रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं पहले। आर्टिकल 15, जैसे हमने आर्टिकल 16 को पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी होगी, यानी कि जितनी भी पब्लिक इंप्लॉयमेंट है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि इंप्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, कि जितनी भी इंप्लॉयमेंट है उसमें क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सभी व्यक्तियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी जाएगी। और इसमें देखिए सिटीजन्स लिखा है, सिर्फ सिटीजन्स। यही बात है कि 15, 16, 19, 29, 30, देखिए यहाँ पे भी सिटीजन लिखा होगा, एनी सिटीजन, यहाँ पे सिटीजन। और उसमें कुछ बताया गया है कि उनके लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि उनके लिए कुछ ग्राउंड्स बताए गए कि उनको स्टेट भेदभाव नहीं करेगा। यानी आर्टिकल 16 क्या कह रहा है कि पब्लिक इंप्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं किया जाएगा, और आर्टिकल 15 कह रहा है कि ऐसे भी जितने भी लॉज होते हैं उन लॉज में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए किस बेस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, कोई भी भेदभाव नहीं करेगी अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन के लिए भेदभाव नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी? राज्य नहीं करेगा। किस बेस पे नहीं करेगा? इन ग्राउंड्स पे नहीं करेगा। देखिए रिलीजन, धर्म पे नहीं करेगा, रेस के बेस पे नहीं करेगा, कास्ट के बेस पे नहीं करेगा, सेक्स के बेस पे नहीं करेगा और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे नहीं करेगा। ये हिंदी में भी लिखा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति नहीं, किसी भी नागरिक के साथ, सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे नागरिक लिखा है, व्यक्ति नहीं लिखा। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फॉरेनर होता है तो उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है, इन ग्राउंड पे किया जा सकता है। किसी नागरिक के साथ इन ग्राउंड्स को छोड़कर कोई छठा ग्राउंड आता है तो उसके बेस पे भेदभाव किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। तो ठीक है, आप इसको समझ पाए होंगे। अभी इतना ही करेंगे हम, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज को कंप्लीट करना है। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 16 को, ये अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि जितनी भी पब्लिक इंप्लॉयमेंट है उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसमें भी ग्राउंड्स बताए गए हैं, इसमें 2 ग्राउंड्स अलग बताए गए हैं, बस आपको ये याद रखना है। तो इसमें एक तो डेसेंट हो जाता है, जिसको हम वंश कर्म कह देते हैं, कि कोई वंश चला आ रहा था तो उस वंश के बेस पे आप भेदभाव नहीं करेंगे पब्लिक इंप्लॉयमेंट में। प्लस एक आ जाता है रेजिडेंस, रेजिडेंस जो है उसके बेस पे भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि पूरे भारत के लिए होता है ये, कि सिर्फ उसी रेजिडेंस के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हरियाणा का व्यक्ति ही हरियाणा की पब्लिक इंप्लॉयमेंट में आएगा। आप ये ऐसा कहेंगे तो इससे क्या होगा, आर्टिकल 16 का वायलेशन होगा। और अगर कोई भी चीज़ें फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे तो उसको आर्टिकल 13 के तहत जीरो किया जा सकता है। ठीक है, ये सही बात है। और आपको बता ही देता हूँ कि 16(3) जो आएगा, इससे जो अगला क्लोज आता है वो कहता है कि रेजिडेंस की शर्त रखी जा सकती है। यानी कि किसी स्टेट के लिए रेजिडेंस की शर्त रखी जा सकती है कि पब्लिक इंप्लॉयमेंट में सिर्फ उसी राज्य के लोग आए, कि उसी रेजिडेंट्स के लोग आए जहां पे शर्त रखी जा रही है। लेकिन ये जो रखने वाली जो पावर है ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पे थे और ये टेक्निकल ग्लिच आ गया था। तो आपको कहीं पे वीडियो में एक जगह पे थोड़ा सा अगर ग्लिच दिखे तो थोड़ा सा समझ जाना कि थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमने आर्टिकल 15 को पढ़ लिया था कि आर्टिकल 15 बात कर रहा है कि स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, किसी भी बेस पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो उसमें जो ग्राउंड बताए गए हैं कि किस किस बेस पे भेदभाव नहीं करेगा, वो ये है किस ग्राउंड्स पे। वो रिलीजन के बेस पे भेदभाव नहीं करेगा, रेस के बेस पे भेदभाव नहीं करेगा, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे और प्लेस ऑफ बर्थ। इससे अलग जो पब्लिक इंप्लॉयमेंट है, यानी कि जो भी लोक सेवाएं हैं, जो भी सरकारी नौकरी आती हैं, जो भी स्टेट के अंदर जितने भी ऑफिस हैं उसमें जो भी इंप्लॉयमेंट दी जाती है, जो भी अपॉइंटमेंट की जाएगी, उसमें भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसमें 2 ग्राउंड्स अलग है, इसमें आपको 2 ग्राउंड्स अलग मिलेंगे। इसमें जो 2 ग्राउंड्स आपको अलग मिल रहे हैं वो आपको याद कर लेना। एक तो डेसेंट है, जिसको हम वंश कर्म कहते हैं, प्लस एक आता है निवास स्थान, जिसको हम रेजिडेंस कहते हैं। कि राज्य रेजिडेंस के बेस पे ही भेदभाव नहीं करेगा,
स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है कि वो कहे कि सिर्फ इसी राज्य के लोग या फिर इसी रेजिडेंस के लोग, यहीं के रहने वाले लोग ही इस जॉब को करेंगे, पर्टिकुलर जॉब को। तो ऐसा नहीं कर सकता है राज्य के द्वारा। फिर हमने पढ़ा था कि आर्टिकल जो 16(3) है वो इसका एक्सेप्शन है। वो कहता है कि रेजिडेंस की जो शर्त है वो राज्य के द्वारा रखी जा सकती है, यानी कि निवास स्थान की शर्त राज्य के द्वारा रखी जा सकती है, लेकिन वो जो शर्त रखेगी वो सिर्फ पार्लियामेंट रखेगी, कोई राज्य सरकार नहीं रख सकती। जो निवास स्थान की शर्त रखी जाएगी वो सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा से, यानी संसद के द्वारा रखी जाएगी, कोई राज्य सरकार निवास स्थान की शर्त नहीं रख सकता। यानी कि अगर कोई कल को हरियाणा, अगर गवर्नमेंट अगर कोई भी जॉब लाती है और उसमें कहती है कि सिर्फ हरियाणा के लोग ही अप्लाई करेंगे, तो ये जो रेजिडेंस की जो शर्त है ये हरियाणा गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती, ये अकेले नहीं कर सकती। हाँ, पार्लियामेंट अगर ऐसा कोई कानून बनाती है कि हरियाणा गवर्नमेंट की जॉब है और हरियाणा ही के लोग ही करेंगे, तो हो सकता है। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ऐसे कुछ नहीं कर सकती, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कर सकती, यानी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको ये पावर नहीं है कि वो रेजिडेंस की शर्त को रख पाए। तो पार्लियामेंट को ये पावर है कि पार्लियामेंट रख सकती है निवास स्थान की शर्त को, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए रखा हुआ भी है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 16(3) एक्सेप्शन है आर्टिकल 16(2) का, कि राज्य क्या नहीं करेगा, राज्य नागरिकों के लिए भेदभाव नहीं करेगा इन बेस पे, ये आपको याद रखना है। फिर जो हम बात कर रहे थे, आर्टिकल 15 को पढ़ लिया, 16 को पढ़ लिया, अब बात करते हैं 33 और 34 की। यहीं पे बात कर लेते हैं। जब हम आर्टिकल 33 की बातें करेंगे तो आर्टिकल 33 क्या कहता है, जैसे कि देखिए आर्टिकल 12 से 35 तक पार्ट 3 को हम देखते हैं, जिसमें हम मूल अधिकार को पढ़ते हैं 12 से 35 तक। लेकिन जो सही मायने में जो मूल अधिकार है, जो हम पढ़ते हैं कि 6 मौलिक अधिकार अभी बचे हुए हैं, वो 14 से लेके आपको 30 तक ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो आपको मिल रहा है, जो 31 हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी था। 32 आपको बात कर रहा है कि अगर आपके ये जो मौलिक अधिकार ये 14 से 30 तक दिए गए हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे अगर वो वोलेट होते हैं, तो उसमें बताया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट रेट जारी कर सकता है, वो हमने पढ़ा। फिर आता है आर्टिकल 33, 34 एंड 35। तो इन तीनों को देख लेते हैं। 33 कहता है कि जितने भी लोग ऐसे हैं, यानी कि जो आर्म फोर्सेज में लगे हुए हैं, आर्म फोर्सेज में लगे हुए हैं, पैरामिलिट्री में लगे हुए हैं, या स्टेट के अंडर ऐसे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए, यानी कि जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था है उनको बनाने में लगे हुए हैं लोग, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे कर्मी हैं जो इम्प्लॉय करते हैं, मतलब ऐसे एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, ऐसे काम में लगे हुए हैं जो आर्म फोर्सेज से रिलेटेड है, पैरामिलिट्री से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से रिलेटेड है, टेलीकम्युनिकेशन यानी कि सूचना संचार के जो लोग हैं, उनमें जितने भी एम्प्लॉय लोग हैं, तो उनके उनके फंडामेंटल राइट्स को स्टेट के द्वारा, यानी कि जो सरकारें हैं वो छीन सकती हैं, सरकारें उनके फंडामेंटल राइट को कम कर सकती हैं। ये बात कह रहा है आर्टिकल नंबर 33। यानी कि जितने भी आर्म फोर्सेज के लोग हैं, टेलीकम्युनिकेशन में लोग लगे हुए हैं, यानी कि कोई जैसे कि BSNL है, MTNL है, ऐसे लोग हैं जो सूचना के काम करते हैं, वो लोग हैं, आर्म फोर्सेज के लोग हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, ये जितने भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। लेकिन वो कैसे करेंगे, लॉ बना के करेंगे, ये बात रखना, लॉ बना के करेंगे। जैसे आर्मी एक्ट बनाया गया, एयरफोर्स एक्ट बनाया गया, उसमें लिखा गया है कि इन लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो थोड़े कम किए जा सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 33 कह रहा है। तो आप लोग देखना, कभी आर्मी वाले ऐसे नहीं कह सकते कि हम तो यहाँ पे जाएंगे क्योंकि हमारा आर्टिकल 19 है, तो उनके लिए फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा लिमिट किया जाता है आर्टिकल नंबर 33 के द्वारा। ये कह रहा है आर्टिकल नंबर 33। और आर्टिकल नंबर 34 कहता है मार्शल लॉ के बारे में। वैसे आर्टिकल 34 बहुत सारी बातें कहता है, इसके बारे में हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में। मार्शल लॉ के बारे में, अब मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है कि जब इतना लॉ एंड ऑर्डर, जो अपनी पब्लिक व्यवस्था है, पब्लिक ऑर्डर व्यवस्था है, लोक व्यवस्था है, वो इतनी बिगड़ गई है कि हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। यानी कि जो अपनी जो सरकार चल रही है, जैसे कि अभी जो सरकार चल रही है, जिसको नागरिक प्रशासन कहते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं हम लोग, यहाँ पे DC साहब हैं, SP साहब हैं, ऐसे काम होता है, तो आराम से काम चल रहा है। लेकिन इतने हालात बिगड़ गए हैं कि पब्लिक ऑर्डर इतना बिगड़ गया है कि मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आर्टिकल 34 कहता है कि मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। एक मार्शल लॉ ऐसा होता है कि अब मार्शल का मतलब सेना होती है, अब सेना का कानून चलेगा, तो यानी कि सेना आ जाएगी और सेना फिर अपने हिसाब से पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो आर्टिकल 34 कहता है कि जब सेना अपने हिसाब से चीज़ों को मेंटेन करेगी, जब सेना अपने हिसाब से चीज़ों को मेंटेन करेगी, तो उस वक्त अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स छीन जाते हैं, यानी कि उसके उनके फंडामेंटल राइट चले भी जाते हैं, तो जो सेना में जो लोग लगे हुए हैं उनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी, यानी उन चीज़ों को इंडेमनीफाई कर दिया जाएगा। ये बात कहती है सीधी सीधी भाषा में। आप सिर्फ मार्शल लॉ समझ लीजिए कि अगर सैन्य कानून देश में लगाया जाता है तो आपके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। और ये मार्शल लॉ
और अफसफा में फ़र्क होता है। जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है 1958 का, इसमें फ़र्क होता है। इसके बारे में भी कभी बात करेंगे, आप बता देना कमेंट में। अगर आपको पता है तो आप भी बताना, ये दोनों सेम है या अलग है, ये भी बताना। तो आर्टिकल नंबर 34 ये कहता है, और आर्टिकल नंबर 35 कहता है कि हमने बहुत सारी जगह पे पढ़ा कि पार्लियामेंट लॉ बना के चीज़ें करेगी। जैसे कि हमने पढ़ा आर्टिकल 24 में कि हजारडस एम्प्लॉयमेंट में 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं लगेंगे, तो लॉ बना के उसको ऑफेंस बनाया जाएगा। तो जो लॉ बना के ऑफेंस बना रही है पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 35 पावर दे रही है लॉ बनाने की। और आर्टिकल नंबर 23 भी ऐसा ही है। आर्टिकल नंबर 17 देखते हैं हम कि 17 में भी अनटचेबिलिटी को रोका जा रहा है। तो ये सारी बातें आर्टिकल 35 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और इससे अलग अब देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं और कुछ भी बताना चाह रहा था लेकिन मैं रोक रहा हूँ खुद को। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 डीपीएसपी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व। इसमें क्या होता है, निर्देश दिए जाते हैं किसको, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं राज्य को, जो स्टेट है, जो भी सरकारें काम कर रही हैं स्टेट। अब जो ये स्टेट वर्ड आता है, ये इसमें सिर्फ ये मत सोच लेना आपकी कोई प्रांत की सरकार है, जैसे हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, वो राज्य नहीं है। इसका मतलब पूरा डिफाइन किया जाता है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 12 में डिफाइन किया है कि पार्ट 3 में राज्य क्या होगा, फंडामेंटल राइट में राज्य किसको मानेंगे। तो उसमें बताया गया कि लोकल गवर्नमेंट भी है आपकी, आपकी पार्लियामेंट भी आती है उसमें, आपकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा है, वो भी आती है। ऐसे ही जो निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में है आपका, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, इसमें भी बताया गया है आर्टिकल नंबर 36 में कि स्टेट क्या होगा। तो वही बात जो आर्टिकल 12 में स्टेट है, वही इसमें बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 36 में वही स्टेट मानेंगे हम, जहां पे भी स्टेट वर्ड लिखा गया है वही मानेंगे जो आर्टिकल 12 में बताया गया है। तो इसमें यही आते हैं, पार्लियामेंट आती है, यूनियन लेजिस्लेचर जिसको कहते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं कि राज्य की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य की विधायिका, प्लस स्टेट एग्जीक्यूटिव, प्लस लोकल गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है कि स्टेट के अंदर आते हैं ये, आर्टिकल नंबर 36 और 12 के तहत। तो देखिए, राज्य को निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपने शासन प्रशासन को कैसे चलाएंगे। टीपीएसपी का मतलब सिर्फ ये होता है, और ये सारी चीजें एनफोर्सेबल नहीं होती, यानी इनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में सिर्फ आप पार्ट 3 के लिए जा सकते हो, क्योंकि उनका आर्टिकल 32 कह रहा है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट छीने जाते हैं तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो, पार्ट 3 में लिखा गया है सीधा। लेकिन आप राजनीति के निर्देशक तो बताए गए कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर राज्य नहीं करती है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको ये याद रखना है। तो उसकी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर एचसीएस का, एचपीएससी का ये बार बार देखा गया है कि वो पूछती है डीपीएसपी के आर्टिकल को, जो मेल कराने वाले क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछती है। तो ये क्वेश्चन है, आप देख लेना कि विलेज पंचायत क्या है। अब मैं सीधा दिखाई देता हूँ आपको, ये है, आपको मोटा मोटा याद रख लेना है। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक तो आपको 40 बिल्कुल याद रखना है जो ग्राम पंचायत की बात करता है। 40 इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, चार लोग पंचायत, पंचायत तो वैसे 5 लोग होते हैं, लेकिन 4 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो विलेज पंचायत कैसे भी करके याद कर लेना आप। फिर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको। एक तो 40 याद रखना है आपको, एक 39A याद रखना है आपको, एक आपको याद रखना है 48A याद रखना है आपको, जो पर्यावरण संरक्षण की बातें कर रहा है। ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था, ये याद रखना है आपको। 51 आपको याद रखना है, 50 याद रखना है आपको, और 43A 43B आपको पक्का याद रखना है। 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, ये आपको याद रखना है। ये ऐसे हैं कुछ जो आपको याद रखने ही रखने हैं। वैसे याद आपको अगर सारे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं क्वेश्चन। तो यही पूछा गया है कि ग्राम पंचायत किस में आएगा, 40 में आएगा, बिल्कुल सही है। लोक कल्याण को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, आर्टिकल 38 बिल्कुल सही है ये भी। प्रारंभिक बचपन की देखभाल, ये भी सही है। अर्ली चाइल्डहुड केयर जिसको कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर इसको कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, आर्टिकल 45। और ये कह रहा है कि पोषण स्तर को बढ़ाना, न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना, 47। और ये देखिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव यानी एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को अलग रखा जाएगा, अनुच्छेद 50। ये सारे ही हमने मैच द फॉलोइंग में सारे मैच किए हैं, लेकिन आप इनको क्या करना, आप इस स्लाइड को याद कर लेना, कैसे भी करके अपने ट्रिक्स व्रिक्स बना के याद कर लेना। और यही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हमने ऐड किया है कि डीपीएसपी जो है अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें अमेंडमेंट के द्वारा बहुत सारे आर्टिकल डाले गए हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको कि 48A जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है, वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया। तो ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट है, तो उनको एक ही बार में हम तसल्ली से पढ़ लेते हैं। देखिए, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये आर्टिकल जोड़े गए, 39A जो फ्री लीगल एड की बात कर रहा है। फ्री लीगल एड का मतलब होता है कि मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है, फ्री लीगल एड की बात करता है। फिर बात करेंगे 43A की। 43A बात कर रहा है आप लोगों को, 43A बात कर रहा है कि मैनेजमेंट जो होती है आपकी, जो कंपनीज में मैनेजमेंट होती है,
उनके अंदर मजदूरों को भी शामिल किया जाए, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर जो लेबर वर्ग है उनको भी शामिल किया जाए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये स्टेटमेंट देखिए आप 43A, उद्योग प्रबंधन में यानी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट, ये देखिए यहाँ पे। और फिर देखिए आप 44 में कौन सा ऐड किया गया, 38(2) ऐड किया गया, देखो ये लिखा गया है इनइक्वलिटी को कम करने के लिए। और 86 में ऐड किया गया है, 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उसको आप ऐसे याद कर लो, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये ईयर मुझे थोड़े कम याद रहते हैं, अब 2000 के आसपास हुआ होगा ये। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम में क्या क्या चेंज किए गए थे, एक तो 21A जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट में। इसमें लिखा गया था कि राइट टू एजुकेशन होगा सभी बच्चों को जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री यानी कि मुफ्त और कंपलसरी अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी 6 से 14 साल के बच्चों को राज्य के द्वारा, ये उनका मौलिक अधिकार है 21A में। इसी में 45 जो आर्टिकल है इसमें लिखा गया था कि जो 6 साल के तक के बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर दिया जाएगा, 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर दिया जाएगा, ये राज्य को निर्देश दिया गया था। तो राज्य ने फिर इसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 21A में शामिल कर लिया। यही आपको आगे फंडामेंटल ड्यूटी में भी मिलेगा, तो आपको ये याद रखना है। एक और चेंज हुआ यहाँ पे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 43B जोड़ा गया। आप सोचेंगे कि यहाँ पे कुछ जोड़ा नहीं गया, 44 के आगे A B C क्लोज कोई जोड़ा नहीं गया, तो इसका आंसर ये है कि इसमें कुछ वर्ड चेंज किए गए थे, जैसे कि ये 14 साल तक के बच्चों की बात करता था और आर्टिकल 45 अभी 6 ईयर तक की बातें कर रहा है, तो ये चेंज किया गया था, 45 की ही लैंग्वेज को चेंज किया गया था। और 97 में 43B जोड़ा गया था, इसका मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाया जाएगा, ये कह रहा है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आप इनको याद कर लेना, ये अमेंडमेंट तो बिल्कुल याद कर लेना कौन से अमेंडमेंट में कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे, तो उस क्वेश्चन को देख लेना आप। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर दिखाई देते हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या जोड़ा गया, फ्री लीगल एड को जोड़ा गया, सही बात है। 43A को जोड़ा गया, 48A को जोड़ा गया, आप देख लेना इसमें क्या लिखा है। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या जोड़ा गया, हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये भी सही बात है। ये 38 में का एक आर्टिकल है, 38(2) का आर्टिकल है, उसमें कहा गया था कि बच्चों को ऐसा हेल्थी डेवलपमेंट वो दिया जाएगा, हेल्थी इन्वायरमेंट दिया जाएगा जिसमें बच्चे अपना खुद का विकास कर पाएं। फिर देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कह रहा है कि बिलो द एज ऑफ 6 ईयर के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दी जाएगी राज्य के द्वारा। ये वर्ड चेंज किए गए थे, पहले 14 साल था, 6 से 14, इसको 6 कर दिया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। फिर 97 में 43B जोड़ा गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रमोशन की बात, सारी सही है, ऑल द फोर आर राइट। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो आप कि अनलाइक फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, ये हमने बात करी ली, क्योंकि फंडामेंटल राइट के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये बिल्कुल सही है। हाउएवर दे आर स्टिल फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देखिए आर्टिकल नंबर 37 को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा नहीं है, आर्टिकल नंबर 37 आपको पक्का याद रखना है, खासकर आप मेंस जब देते हैं एचसीएस का यूपीएससी का, तो उसमें आप कोट कर सकते हो कि आर्टिकल नंबर 37 कहता है कि नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, यानी कि जो डीपीएसपी है, जो राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं, उन वो न्यायोचित नहीं है, यानी कि वो आप कोर्ट में उनको जाके लागू नहीं करवा सकते, लेकिन वो मूल है। मूल किसमें है, अपने गवर्नेंस में, शासन में मूल है, यानी कि राज्य को अपने कानून बनाते वक्त इनको ध्यान में रखना चाहिए। आर्टिकल नंबर 37 ये कहता है कि दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, बेशक ये नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट हो, ये याद रखना आपको, आर्टिकल नंबर 37 कहता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखिए 39 जो आपका आर्टिकल है, इसमें बहुत सारे आपको बताए गए हैं, देखिए एफ भी बताया गया है, ये इसमें आया नहीं शायद, एफ भी है इसमें, तो आपको क्या करना है, ये आपको याद कर लेना है। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, एक तो आपको लिवलीहुड का, ये मैन और वुमेन को लिवलीहुड दिए जाएंगे कि जिससे वो आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे उनको, देखिए। और फिर कह रहे हैं ये डी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, यही पूछा गया था, 39D पूछ लेते हैं सीधा 39D। और ये देखो 39B और C जो हमने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था आपको बताना है, 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में 39B और C को लागू करवाने के लिए 14, 19 और 31 का अगर वोलेशन होता है तो वोलेशन नहीं माना जाएगा। 31C आर्टिकल ये कह रहा था, हमने पीछे पढ़ा था। तो क्या कह रहा है बी कि ओनरशिप और कंट्रोल होता है मटेरियल रिसोर्सेज, यानी कि अगर कोई भी भौतिक संसाधन होते हैं तो उनको बेस्ट यूज किया जाएगा कॉमन गुड के लिए, सामूहिक हित के लिए यूज किया जाएगा, यानी कि अगर किसी का कोई भी संसाधन है जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे यूज किया जा सकता है स्टेट के द्वारा जिससे सभी लोगों की भलाई हो। प्लस ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन रोकी जाएगी वेल्थ की, यानी अगर धन इकट्ठा होता है तो सरकार ऐसा कर सकती है कि किसी की प्रॉपर्टी को ले ले या फिर उसको कोई ऐसे चीज़ों में यूज करे जो कॉमन डेट्रीमेंट के हों, सभी सामूहिक हित के लिए यूज किए जा सकते हैं, यही बात है। तो आप इसको देख सकते हैं, खासकर ये 3-4 तो बिल्कुल देख लेना। और आप मुझे अभी एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि ये देखिए ये 39A है और ये भी 39A है
और कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों अलग अलग लिखे गए हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है। ये 39A 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया 1976 में, जो फ्री लीगल एड की बात करता है। तो आपको ये बताना है कि इस 39A जो छोटे वाला ए है और ये 39A और 39A में फर्क क्या है। आप कमेंट करके बताना, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप बता पाए तो। अब देखते हैं कुछ डायरेक्टिव हैं जो आउटसाइड द पार्ट 4 है, यानी कि पार्ट 4 में निर्देश दिए गए हैं राज्य को, उससे अलग भी कई जगह पे निर्देश दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 335 को हम पढ़ के आए कि जब भी आप रिजर्वेशन देंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का ध्यान में रखना है, ये निर्देश दिया गया है राज्य को। फिर 350A देखिए, इसमें कहा गया है कि जो भी प्राइमरी एजुकेशन दी जाए बच्चों को, तो राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि वो मदर टंग में दी जाए, ताकि जो भाषाई अल्पसंख्यक के समुदाय के लोग हैं अ, उनकी मतलब जो भाषा है वो बच्चे सीख पाए, उन्हीं की मदर टंग में दी जाए। ये कह रहा है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्तर पर जो प्राइमरी एजुकेशन है, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा है, वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ये बात कर रहा है 350A। और 351 कह रहा है कि हिंदी के प्रमोशन में, यानी कि जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्र की एकता को प्रसार करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए, और हिंदी को प्रमोट करने के लिए राज्य ऐसे कदम उठाए जिससे हिंदी प्रमोट हो। तो ये डायरेक्टिव है आउटसाइड द पार्ट 2, यानी कि ये डीपीएसपी वाले पार्ट में नहीं आते, क्योंकि डीपीएसपी पार्ट 4 में है, ये डीपीएसपी से अलग आते हैं। और 335 आर्टिकल है, 350A है, 351A है। ये आप ये स्लाइड्स इसको ऐसे कैसे याद कर लेना। फिर देखिए क्वेश्चन क्या था अपना, उस पे चले। फिर ये देखिए यही बात है कि अपार्ट फ्रॉम द पार्ट 4 ये कुछ बताए गए हैं 350 है, 351। ये माइनॉरिटीज की बात कर रहा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को मदर टंग में प्राइमरी स्टेज पे एजुकेशन दी जाए, और ये प्रमोशन ऑफ हिंदी की बात कर रहा है। फिर देखिए फिर फंडामेंटल ड्यूटी जो डीपीएसपी है, जो पार्ट 4 में है, उसके बाद पार्ट 4A है। पार्ट 4A जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, पार्ट 4A। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं। जैसे अभी सारे व्यक्तियों को राइट्स की बातें की जा रही हैं, हम अपने राइट की बात करेंगे, मेरा ये अधिकार है, मेरा ये अधिकार है। तो राज्य ने कुछ ड्यूटी भी निर्धारित की कि कुछ व्यक्तियों की ड्यूटी भी होनी चाहिए, कि उनको क्या क्या करना चाहिए। तो व्यक्तियों की ड्यूटी क्या क्या है, तो एक तो ये फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ सिटीजन्स के लिए होती है। फंडामेंटल ड्यूटी किसको निभानी होती है, सिटीजन्स के लिए। और ये नॉट एनफोर्सेबल है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिटीजन इनको नहीं भी मानता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ड्यूटी है, लिखा तो गया है। तो ड्यूटी कौन सी है, आप ये ड्यूटी देख सकते हैं, इसकी मैच ऑफ द फ्लोइंग का ये क्वेश्चन है। तो आप इस ड्यूटी की ये जो पूरी स्लाइड है बोल करते हुए कि ये देख लेना। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि जो आपको याद रखने ही रखने हैं। जैसे ए आप याद रखना पक्का, आप याद रख सकते हैं। जी को पक्का याद रखना। जी पे एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया कि नेचुरल इन्वायरमेंट, देखिए एक तो जी को ये 51AG और आपको 48A दोनों को साथ में पढ़ना है, ये पक्का बताना मुझे आप पढ़ के। और कंपेयर विद 48A आएगा, सॉरी 48A। इसमें लिखा गया है कि लेक्स को बचाना है, फॉरेस्ट को बचाना है, रिवर को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है। एक बार सीधा ही पूछ लिया गया कि किस किस को बचाना है, तो वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करनी है। तो इन चारों की, ये भी JKPCS का एक पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप देख सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए, ये वाला टे वाला के वाला, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ही जोड़ा गया था। जैसे कि 21A भी इसी में जोड़ा गया था। आर्टिकल 45 की लैंग्वेज भी इसमें चेंज की गई थी, और ये भी इसमें जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि पेरेंट्स का भी एक कर्तव्य बनता है, पेरेंट्स और गार्जियन का, कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को उनकी चाइल्डहुड केयर दें और उनको एजुकेशन दें एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए। ये बात कहेगी, ये याद करना है आपको। देखिए प्रमोट हार्मनी करें, ब्रदरहुड को बढ़ाएं, तो ये सारी चीज़ें ये मैच द फ्लोइंग में आप कर लेना। ये मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि पढ़ के बताने में फिर क्या ही फायदा है, आप खुद ही पढ़ लेंगे। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने आपको बताया था कि 1950 में क्या हुआ था। 1950 तक जब अपना संविधान बन के तैयार हुआ, 1949 में तैयार हो गया था, 50 में लागू हुआ। उस वक्त तक हमारे पास 8 शेड्यूल थी, 8 अनुसूचियां थी, जो अभी बढ़कर 12 हो गई हैं। तो उनका मैच द फ्लोइंग पूछा है कि कौन सा किस किस से रिलेटेड है। जो 8th शेड्यूल है वो भाषा से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है, याद रखना है आपको। 5th शेड्यूल बात करता है एसटी और जो एरिया होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के जो एरिया होते हैं, शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र जिसको कहते हैं, उससे रिलेटेड है। और ये जो 6th शेड्यूल है, ये कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें मिजोरम नहीं लिखा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य हैं, उनका जो ट्राइबल एरिया है, उनके जो शेड्यूल्ड एरिया यानी उनका जो अनुसूचित क्षेत्र है उससे रिलेटेड है। और बाकी अलग, इनको छोड़ के बाकी जो सारे देश की बात आएंगे अनुसूचित क्षेत्र की, शेड्यूल्ड एरिया की, वो 5th शेड्यूल में आएंगे। इनको याद रखना, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 6th शेड्यूल में AMTM आएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7th शेड्यूल बात करता है कि जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की, यानी कि जो डिवीजन ऑफ पावर किया गया है राज्य और सेंटर के, यूनियन के बीच में, उसकी बात करता है। 9th शेड्यूल हमने पढ़ लिया। 2nd शेड्यूल बात करता है पे और
जितने भी एमोलमेंट्स होते हैं कि किसी व्यक्ति को कितनी तनख्वाह दी जाएगी, जितने भी ऑफिस में बैठे जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे, कितने भी वेतन भत्ते उपलब्धि दी जाएंगी, वो उनकी बातें करता है ये सारी। सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ की। तो ये आप सारा का सारा रटा मार लेना, और ये हमने लिखा है, ये आपको लिस्ट दे दी है, आप इससे सारा का सारा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम इस वीडियो को देखिए, आगे बहुत सारी स्लाइड्स थी लेकिन हम इसको अभी यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको फीडबैक पक्का देना है। अगर आप कोई भी सुधार चाहते हैं, मतलब कोई भी सजेशन है आपका, वीडियो सही लग रही है, कुछ ऐड करना है, तो आप पक्का बताना हमें। या तो आप हमें यूट्यूब के नीचे ही कमेंट कर सकते हो, या फिर हमने टेलीग्राम पे भी एक अभी हैंडल दिया है @civil's चौपाल हेल्प करके, तो आप यहाँ पे भी डीएम करके हमें बता सकते हैं कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन। तो आज के लिए धन्यवाद।